नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कल अहम और आला सतह के इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए। अगले 10 साल तक के लिए प्लानिंग की जाएगी। तेल, बिजली और तवानाई के गैस समेत जितने वसाइल मौजूद हैं उनकी राशनिंग होगी। डॉलर ओपन मार्केट के हिसाब से चलेगा। मुल्क किसी न किसी तरीके से अखराजात कम करके जारी खसारा, तिजारती खसारा और बजट खसारा कम करने की कोशिश करेगा। हालात बहुत ज़्यादा संगीन और संजीदा हो चुके हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ नाज़रीन। ये सब क्यों हुआ है फिर मैं आज दोहराऊंगा, क्योंकि आप सब झूठे हैं और सब झूठी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। इस झूठ की दुनिया, इस जो मलाई कहानी, इस ख्यालात के ख्वाब, इनसे नीचे नहीं उतर रहे आप। ये जो दुनिया आपने अपने लिए बनाई है, जो पाक स्टडीज़ की किताब में लिखी हुई फजूलियात की बुनियाद पर है और दीगर नाम नेहात इंटेलेक्चुअल्स ने आपको गुमराह किया है, तज्जियाकारों, मईशतदानों, इन्होंने जो मुल्क को गुमराह किया है, मुल्क को बर्बाद करने में अपना किरदार अदा किया है, इनकी वजह से आज मुल्क इस दहाने पर पहुंचा है। नाज़रीन, ये चप्पा चप्पा हमारे मुल्क का बेच देंगे, ये माने आप सब, क्योंकि आप सबके हाथ नारियल लग गया है। कोई अपने सर पे मार रहा है, कोई अपने घुटने पे और कोई अपने टखने पे, कोई अपनी कोहनी पे और कोई कहीं और। सीधी बात यह है कि आप लोगों को मुल्क चलाना ना कल आता था, ना आज आता है, ना आगे कभी आएगा। इसीलिए तारीख के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर हमेशा से बाहर से लोग आते थे, यहाँ के लोगों की खूब ठुकाई करते थे, मुरम्मत करते थे, दबाते थे उनको और फिर उन पर हुक्मरानी करते थे, क्योंकि इस खित्ते के लोग, यानी ये 4 मुल्क जो इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, ये नाअहल लोग हैं, इनकम्पिटेंट लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, हिंदुस्तान, ये तमाम मुल्क जो 4 हैं, नाकारा, यूजलेस। इसीलिए जो लोग बोल रहे थे बांग्लादेश भी मुसीबत के दहाने पर आ गया, भाई बांग्लादेश ने भी हाथ जोड़ लिए हैं। जो कल तक बोल रहे थे बांग्लादेश की मईशत का भी सत्यानाश होने वाला है, हुआ नहीं अभी तक तो। और हिंदुस्तान का रुपया भी गई भैंस पानी में। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी इदारों की भी, मुकामी तौर पर भी और माशियात और इक़्तिसादियात के उसूल व ज़वाबित के तहत फ्री मार्केट, ओपन मार्केट ये तय करेगी कि जनाब वाला डॉलर का दाम क्या होना चाहिए। कल आला सतही जो इजलास है उसमें इसके बारे में गौर ख़ौस किया गया और मुस्तक़बिल के अंदर हो सकता है कि हम इसको हकीकत बनते हुए देखें। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जो उस मीटिंग के ऐनी शाहिद और पार्टिसिपेंट भी हैं। जनाब मलिक बोस्तान साहब, जो कि इस शोबे का मारूफ नाम है। वेलकम करता हूं सर आपको शो। मलिक बोस्तान साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि अगर ओपन मार्केट डॉलर का दाम तय करेगा तो उसमें फिर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी हैं, लेकिन साथ साथ बैनुल अक़वामी इदारों का ये दबाव भी है कि हम इसी तर्ज और तरीके पर जाएं। इसके बारे में हमारे नाजरीन को आगाही भी दें और अगर आप इससे एग्री हैं तो इसके पॉइंट्स भी बताएं। जी देखो, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जब मार्केट का और इंटर बैंक का फ़र्क पड़ता है तो हमारी वर्कर रेमिडेंस कम हो जाती है, जिसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। हमारी वर्कर रेमिडेंस जो कि $3.25 अरब और $3 अरब, $3.25 अरब भी आई है, वो कम होकर $2 अरब पे आ गई है। क्योंकि हुंडी हवाले वालों को जो है ये मौका मिल जाता है, वो फिर लोगों को ऑफ़र करते हैं। तो इस वक्त को 20 से 25 रुपये का फ़र्क है, तो वो लोग जो है अब अपना जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हवाले वालों को दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऑफिशियल चैनल डिस्करेज हुए और हमारे लिए बहुत, यानी कि $1 अरब बहुत होता है। इस तरह हमारा एक्सपोर्टर जो है वो भी इससे नाजायज़ फिर फ़ायदा उठाता है, क्योंकि यहाँ इंटर बैंक में उसको 225 मिल रहा है, वो फिर अंडर इनवाइस करके अपना पैसा बगैर किसी कंप्लाइंस के वहाँ ले जाता है और वहाँ फिर वो या तो उसको
अफगान ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करता है या फिर हुंडिया वालों को दे देता है। तो इस वक्त हमारे लिए ये वजह जो बनी है हुंडिया वाले की बढ़ने की और ब्लैक मार्केट की और डिफरेंस बढ़ने की, वो उसकी बुनियादी वजह अफगान ट्रांजिट है। हुकूमत ने पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इस पर ड्यूटियाँ लगाई ताकि जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं वो इम्पोर्ट ना हो, हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो। इस तरह लग्जरी आइटम थे जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को आपको पता है $1 की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। तो हुकूमत ने उन पर भी 200% से 400% ड्यूटियाँ लगाई। लेकिन हमारी जो बाद इम्पोर्टर माफिया, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उन्होंने पाकिस्तान से उन्हें ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। उन्होंने क्या किया, इसका तोड़ ये निकाला कि उन्होंने वो हुंडिया वाले से डॉलर ख़रीद के और अफगान ट्रांजिट के नाम पे यहाँ मंगवा के अफ़गानिस्तान भेजे हैं। वहाँ के वो ड्यूटी फ्री होते हैं इन चीज़ों पे, तो वहाँ से फिर वापस स्मगलिंग करके पाकिस्तान ला रहे हैं। और ये मैंने इसाक डार साहब को भी बताई मीटिंग में, ये उनको फिक्र भी दिए कि फर्स्ट क्वार्टर का डेटा जो था 3000 कंटेनर से बढ़ के 15000 कंटेनर पे आ रहा है। आज भी 300 से 500 कंटेनर डेली अफ़गानिस्तान जा रहे हैं और एक कंटेनर जो है वो करोड़ों रुपए का सामान आता है और फ्री ड्यूटी वहाँ चला जाता है और फिर वापस पाकिस्तान आता है, जिसकी हमारी मैशत को नाकलाब काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से आपने देखा कि ये फ्री मार्केट में ये, क्योंकि ये जितनी अफगान ट्रांजिट की पेमेंट होती है ये गैर कानूनी से होती है। इसका क्योंकि तो ना तो एलसी खुल सकती है, ना ही इनके पास कोई चैनल, इनके पास 2 ही चैनल हैं, या तो ब्लैक मार्केट से डॉलर ख़रीदें या हुंडी आला ऑपरेटर से बाहर से डॉलर दिरहम ख़रीद के और वहाँ की करेंसियाँ ख़रीद के ये पेमेंटें करें। तो यही यानी इनका बैंकारी निज़ाम अभी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर माना नहीं जाता। नहीं, ये तो गैर कानूनी है। देखो जी, अफगानिस्तान पे तो इकनॉमिक सेक्शन लगी हुई है, उनके पास डॉलर है ही नहीं, खाने को नहीं है, तो डॉलर उन्होंने कहाँ से देने। आप देखें 1980 से लेके और 2022 तक वहाँ बाहर की फ़ौजें रही हैं, नेटो की, अमेरिका की, कोई ना कोई, रशिया की, कभी कोई ना कोई फ़ौज रही, तो उनको इमदाद मिलती थी हर महीने $203 अरब, जो कि वहाँ पे कैश की सूरत में नेटो फोर्सेस को और अफगान फोर्सेस को और उनके एजेंटों को और हुकूमत को मिलते थे। अब वो उनका रास्ता बंद हुआ है, तो वो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान के इसलिए मार्केट ड्राई होगी। अगर आप देखें पिछले साल अगस्त में तालिबान ने इक़्तिदार संभाला, अबूरी हुकूमत बनाई, तो हमारे रिज़र्व $22 अरब थे, हमारा रुपया कोई 157 के करीब था, हमारा इम्पोर्ट बिल तकरीबन $4 अरब था। अब सारी चीज़ें तो कहाँ पहुँच गई हैं। हमारा इम्पोर्ट बिल जो है $6 अरब है, हमारा रिज़र्व $6 अरब रह गए और हमारे जो है रुपये है वो 157 से बढ़ के 257 तक समझो पहुँच गया। तो इसकी वजह यह है कि उनके डॉलर हमारे लिए ये दर्द नासूर है मैशत को। इस वक्त अफगान ट्रांसपोर्ट को मैंने हुकूमत को कहा है कि इसके लिए अफगान तालिबान को इत्माद में लेके उन्हें कि जी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बिल्कुल हम देंगे। वह पाकिस्तान मजबूत है तो आप भी मजबूत हैं, पाकिस्तान गिरेगा तो आप उससे पहले गिरेंगे। पाकिस्तान को मजबूत बनाना दोनों हुकूमतों का फ़र्ज बनता है और ये जो दोनों मुल्कों को नुकसान पहुँचा रहे हैं इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, दरवाजे खुलने चाहिए ताकि इसका मिस यूज़ ना हो। तो इस पर हुकूमत कर रही है, अभी कुछ कंटेनर खोले हैं तो उसमें पता चला है कि उसके अंदर इंश्योरेंस से और वहाँ क्योंकि ड्यूटी से बचने के लिए ये कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि जहाँ से ड्यूटी अगर कम होती है तो वहाँ भी उनको ड्यूटी कम लगती है। तो 1 करोड़ की अगर उसमें करोड़ अगर 10 करोड़ का सामान है तो डिक्लेरेशन उन्होंने 1 करोड़ की हुई है। तो मैंने हुकूमत से कहा है कि इसको आप बात करें, इनको खोलें, क्योंकि ये तो ऐसे इंश्योरेंस चार्जेस जो कि हुकूमत को भी इसको कुछ फ़ायदा होता है। वो ₹1.5 से शुरू हुआ था 2010 में, अभी इन्होंने इसके कम के कुछ $2.5 पैसे कर दिए। तो ये भी हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है। इसके भी मैंने हुकूमत से कहा है कि आप इसको बात करें ताकि इसको महंगा करें इसके लिए, ताकि चीज़ें आने ही बंद हो जाएं। जितना आप इसको सस्ता करेंगे, जितना इसको आसान करेंगे, तो बड़े पैमाने में हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज एक दिन पता चलेगा पूरी रेमिडेंस ही वहाँ चली जाएगी और हम फिर उस वक्त हाथ मलते रह जाएंगे। तो हमारी मेन वजह जो बनी है इंटर बैंक और फ्री मार्केट और ब्लैक मार्केट में फ़र्क ही हुआ अफगान ट्रांजिट बने और उसमें हमारे अफ़गानिस्तान का तो कंधा इस्तेमाल हुआ है, इसमें सारे के सारे हमारे इम्पोर्टर जो है शामिल हैं और उन्होंने सिर्फ ड्यूटी से बचने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया। तो आपने बड़ी, मैं कहूँगा, गंभीर गुफ्तगू की। वैसे आप करते नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है इस चीज़ की आगाही देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं मौजूदा तौर पर किस वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक सवाल भी आपसे कर लेता हूँ। मलिक बोस्तान साहब, आपको पता होगा मीडिया के ऊपर पहले आपकी मेरी गुफ्तगू हुई, आप तो खैर हमेशा से इस मौजू पर बात करते हैं। यानी पाकिस्तान की मईशत किसी भी तरह से हम कोशिश करें तो अफ़गानिस्तान की मईशत से जुदा नहीं हो सकती, ये एक फैक्ट है। और उनकी मजबूरी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना और हमारी मजबूरी उनके साथ अच्छे रवाबित रखना है। और माशी तौर पर वो हमारे ऊपर हमेशा
किसी ना किसी तरीके से हमारी ज़रूरत या हमारी इमदाद के तलबगार रहेंगे। एम आई करेक्ट? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान को अल्लाह ने बड़ी मदनियात से नवाजा है। पाकिस्तान बलोचिस्तान में KPKB में बड़ी मदनियात है। सिर्फ अगर हम इस चीज़ पे बार्टर ट्रेड पे आ जाएं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इसमें सर्वाइवली दोनों मुल्कों का बार्टर ट्रेड करें और वैल्यू एडिड में आए और अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट करें एक दूसरे के साथ, और लोकल असली में काम करें। यानी कि हम अफ़गानिस्तानी में उनको पेमेंट उनसे लें और वो हमसे पाकिस्तानी में लें, और बैंकिंग से लें। कैश ट्रेड पे अगर हम पाबंदी नहीं लगाएंगे तो ये हमारा कभी भी ये फ़र्क भी ख़त्म नहीं होगा और कभी पाकिस्तान तरक्की भी नहीं करेगा। क्यों? इसमें नाजायज़ फ़ायदा जो है सिर्फ इंपोर्ट माफिया और एक्सपोर्ट माफिया उठाती है, हुकूमत को कुछ नहीं मिलता, और जिसकी वजह से सारा बोझ रियासत पे आता है और रियासत को जो है महंगे कर्जे लेके अदा करने पड़ते हैं। आज तो ये हालत है कि हमें कर्जे लेके कर्जे अदा करने में, अब कर्जे भी नहीं, मेरे खुदा न खास अब जनवरी में दोस्त ममालिक हमें कर्जे नहीं देते तो हम कहाँ खड़े होंगे? 6 अरब डॉलर के रिजर्व से हम क्या करेंगे? तो हमें बड़ा, मैं समझता हूँ इस वक्त मैं आवाम को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, पिछले 30 साल में तकरीबन 180 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में ऑन रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हुए। कितना बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान। ये लीगली गए हैं आप? जी लीगली गया। 180 अरब डॉलर पाकिस्तान के कर्जे, 130 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर फिर भी फालतू हैं। तो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो यहाँ से पैसा ले गए हैं, आपने ये पैसा पाकिस्तान से कमाया, ये पाकिस्तान की इमानत थी आपके पास, इसको वापस लाएं खुदा के लिए। एक डॉलर की पाकिस्तान को ज़रूरत है। मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूँगा, इनसे अपील करे पाकिस्तानी को जिनका अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, तो वो अगर 10-20 अरब डॉलर भी ले आएंगे तो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ मैं पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। पूरी आवाम से भी मैं दरख्वास्त करूँगा, डॉलर का रेट ये जो आप देख रहे हैं कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। और लेकिन देखें ना मलिक बोस्तान साहब, आप अजीब सी घबराहट का सा माहौल है। हुकूमत के अपने पसंदीदा जो मीडिया चैनल्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत कह रही है हम राशनिंग करेंगे पेट्रोल की, इसकी उसकी। इससे तो एक पैनिक की सी सूरत हाल है ना। हर आदमी फिर अब भागेगा, पेट्रोल की टंकी भरवाएगा, गैस के सिलेंडर भरवाएगा, तवानाई के लिए अभी से ही भाग दौड़ शुरू कर देगा। अगर इस तरह का पैनिक फैलाया जा रहा है तो वो पैनिक फैल जाने की वजह से लोग और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ना। मैं इसी तरफ आ रहा था कि देखो आप देख रहे हैं मुसलसल डिफ़ॉल्ट की, सुबह शाम दोपहर हर वक्त यही पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान की राशनिंग होने वाली है, पाकिस्तान का ये होने, कोई ऐसा कोई काम नहीं होने वाला। ये सारी अफवाहें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है, एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है कि ताकि लोग डॉलराइजेशन में जाएँ, लोग जो है जितनी चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट कर लें, ज़्यादा ख़रीद के रख लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें। तो हमने कल 2 दिन पहले साहबदार साहब से मीटिंग की है। हमारा वक्त पहले 98 में भी यही वक्त था, उस वक्त 40 रुपये का फ़र्क था, आज 30 रुपये का फ़र्क है इंटर बैंक में और फ्री मार्केट में। तो हमने बाहर जाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की आप हुंडी हवाले के बजाय ऑफिशियल चैनल में अपने पैसे भेजें और डॉलर का रेट इंशाल्लाह गिरेगा, वक्ती तौर पर बढ़े। तो अब भी मैं यही कह रहा हूँ डॉलर का रेट ज़रूर गिरेगा। क्यों? आप रीजन देखें ना, अफ़गानिस्तान मैं समझते हैं इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले। उन्होंने उनका अकाउंट फ्रीज है, उन पर पाबंदियाँ लगी हैं, उनका डॉलर 88 रुपये है। ये सोचने का मकाम नहीं, मतलब वो इंटेलिजेंट निकले या हम बेवकूफ़? क्योंकि उनके इंटेलिजेंट होने पे तो मुझे थोड़ा सा शक है, लेकिन हमारे बेवकूफ़ होने पे, मतलब अपनी बात कर रहा हूँ मैं, हमारे बेवकूफ़ होने पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, उनके ज़्यादा अक्लमंद होने पर नहीं है। किस किस तरह के माशी चैलेंजेस का सामना है और उन माशी चैलेंजेस की निशानदेही भी की। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें नहीं मालूम थी, क्योंकि अफगानिस्तान स्मगलिंग की बात हो रही थी, लेकिन ATT अफगान ट्रांजिट ट्रेड के बारे में इतनी बात नहीं हुई थी। आज मलिक बोस्तान साहब ने वो भी वाजे कर दिया कि उसकी पेमेंट्स एक्चुअली फैसिलिटेट करने के लिए बर्डन आ रहा है हमारी रेमिटेंसेस के ऊपर, जो कि हवाला हुंडी के ज़रिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मलिक बोस्तान साहब एक बड़ी अहम चीज़ और भी है, वो ये है कि ये जिम्मेदारी आपकी तो नहीं है एज़ मनी एक्सचेंजेस या मनी चेंजर्स कि मुल्क की पॉलिसी को तरतीब करें। ये बात ये है कि एक्सपोर्टर्स जो हैं हमारे मुल्क के अंदर, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री मुकम्मल सफ़र कर रही है, तो ब्लेम ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता ना बैंकों पर ना आप लोगों पर। डॉलर की कदर का तयन तो डिमांड एंड सप्लाई पे होगा, और रुपए की डिमांड तब बढ़ेगी जब हमारे यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्सपोर्ट के शोबे में कोई काम नहीं हो रहा। एक्सपोर्टरों ने सब ने लिए हुए कनाडा के पासपोर्ट, इंपोर्टरों ने भी सब लिए हुए कनाडा के, US के, UK के पासपोर्ट, मफरूज़े की बुनियाद पर कह रहा हूँ। यानी अब जब लोगों को सिंसेरिटी नहीं इस मुल्क के साथ, तो मुझे सच बताएं मलिक बोस्तान साहब, आप क्या कर लेंगे, बैंक क्या कर लेंगे, हुकूमत क्या कर लेंगे जब एक्सपोर्टर ही कुछ नहीं कर रहे? तो देखो हमारी कैसीनो इकानमी वाली सोच है। हम कहते हैं रातों रात हम अमीर हो जाएं,
और जिस चीज़ की ये आप रिकॉर्ड देख लें ना, कोई भी चीज़ देख लें, जी जब किसी चीज़ की शार्टेज होती है तो हर आदमी उसको जो है ना होल्ड करके रख लेते हैं और ख़रीदना शुरू करते हैं बगैर किसी अक्लमंदी के, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी ख्याल के। मुल्क को कितना नुकसान होगा। आपके सामने जितनी चीज़ें शार्ट हुई उनकी कीमतें ब्लैक मार्केट में चली जाती हैं। आपकी गंदम देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, कोरोना की चीज़ें देख लें, पेनाडोल देख लें। अब डॉलर की ये जब शार्टेज आई है, मैं इसकी तरफ आ रहा था, बीच में वक्फा होगा, जी तो लोगों ने ये प्रोपेगेंडा इतने किए कि डॉलर शायद पाकिस्तान में ख़त्म होने वाला है। ऐसा कोई बात नहीं है। और आपने सैलाब से पहले देखा यही डॉलर 250 का था और उसके कम होकर 200 पे आ गया। आपकी भी इस खबर हाँ, चलाई थी। हाँ, और डॉलर कोई लेने वाला नहीं था, लोग हाथ में लेके घूम रहे थे जैसे पता नहीं उन्होंने कहीं से लूट के लाए, ऐसे डॉलर देने आते थे। क्यों? उन्हें पता था डॉलर गिरने वाला है। और ये हमने एक ऐलान भी किया, डॉलर बहुत जल्द 200 से भी नीचे 190 तक जा सकता है और 195 तक तो चला गया था। हमारी नहीं, बदकिस्मती। लेकिन आप खुल के बात करते हैं, सच बताएं, क्या हमारे मुल्क के पावरफुल तबकों ने सट्टा खेला डॉलर पर? नहीं, मैं ऐसा लगता है जैसे सट्टा खेला लोगों नहीं ने। नहीं, आप 195 में वहाँ रिकॉर्ड लोगों ने बेचे है और हमारे पास रिकॉर्ड, हमने इंटरबैंक में सिलेंडर भी किया है। लेकिन हुआ क्या, सैलाब ने हमारे किए दरे पे सारे पे पानी फेर दिया। 70 साल की हमारी मैशियत को बहा के ले गए। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है पाकिस्तान के साथ। 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। हमारी कपास, हमारी गन्नम, हमारा गन्ना, तमाम हमारी गोल्डन क्रॉप्स बह गई पानी में। लोगों की पूरे साल की जमा पूंजी बह गई है। हमारे जानवर, हमारे मकान, हर चीज़ को बचा क्या है आपके पास? आपको यूएन ने भी तस्लीम किया है, दुनिया ने भी तस्लीम किया, पाकिस्तान का बहुत बड़ा COP23 में भी तसल्ली दिला से सब ने दी है, लेकिन डॉलर अभी तक किसी ने नहीं दिए। अब जनेवा में कॉन्फ्रेंस है, ड्यूनर जी की, अल्लाह करे लोगों को पाकिस्तान पे कोई रहम आ जाए। तो कोई उम्मीद है कि 10 की 15 डॉलर अगर पाकिस्तान को मिल जाते हैं जनवरी में, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान को इस वक्त पाँव पे खड़े होने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं बार बार जो कहता हूँ, अपनी कौम से अपील करता हूँ, डॉलर का रेट, मैं जो बात कर रहा था रीजन में, अफ़गानिस्तान का डॉलर देखो, उन पर इकनॉमिक सेक्शन है, अकाउंट फ्रीज हैं, दुनिया से कोई रब्ता नहीं, उनका डॉलर 88 रुपये है। तो ये हमारे लिए एक अफसोस का और शर्म का मकाम है। उन्होंने अपने रुपये को यहाँ रोका हुआ है और उनका कहना ये है कि हमारा इम्पोर्ट सस्ता होएगा तो इन्फ्लेशन कम होगी, अगर डॉलर का रेट हम बढ़ाएंगे तो हमारी इंपोर्ट जो है वो महंगी हो जाएगी, तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकें। तो वो पिछले दिनों आपने देखा सोशल मीडिया पे ये चल रहा था बयान उनके किसी मिनिस्टर का, तालिबान के, जो कह रहे थे कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान की वकालत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हमें ये उम्मीद थी कि हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो हम, लेकिन उन्होंने इसको तंज़िया कहा कि जवाब दिया कि आप पाकिस्तान की खैर करें, अफ़गानिस्तान की वकालत न करें। आपका घी जो है 500 रुपये किलो है, हमारा घी जो है 200 रुपये किलो है, तो हमने तो अपने कंट्रोल किए, आप अपने कंट्रोल पहले करें। तो ये उन्हें हमें इसका एहसास करना चाहिए। उनका क्यों है कि जो चीज़ हम $2 की इम्पोर्ट करते हैं वो हमें तकरीबन 500 की पड़ती है, उनकी $2 की चीज़ उन्हें 160 रुपये की पड़ती है, क्योंकि उनका रुपया मजबूत है। इंडिया का देखें रुपया जो है 85 रुपीज़ और बांग्लादेश का 95 है। तो हमने कौन सा गुनाह किया कि हमारा रुपया 250 के करीब खड़ा है? तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ जो ताकतवर तबके हैं उन्होंने इस पर सट्टा खेला है। क्योंकि देखें, आपने पहले मैकेनिज्म बताया, फिर आपने कहा गिरेगा, गिर के एक लेवल पर गया, हुकूमत ने भी उसको एक्नॉलेज किया, आप लोगों ने भी एक्नॉलेज किया, लेकिन किसी ने फिर डॉलर को दोबारा चढ़ाया, फिर गिराया, फिर चढ़ाया, फिर गिराया। फिर आपने बहुत दफ़ा ये निशानदेही भी की कि बैंकों ने भी इसके अंदर अपना किरदार अदा किया। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बात की। सर, किसी ने कुछ ना कुछ तो किया, वरना ये तो गैर फितरी है। आप मुझे बताएं। देखो, बैंकों ने बहुत जुल्म किया है पाकिस्तान की मैशत पे, समझो को छुरा घोंपा है और उनकी इंक्वायरी चल रही है। अब अगले दिन, जो पिछले 2 दिन पहले हमारी इसाक डार से मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेके सारी उम्र याद रखेंगे और हमने रूल बना रहे हैं, उनकी ऑर्डर चल रहा है। तो वो तो अपनी जगह हकीकत है, लेकिन हम आवाम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इस उम्मीद पे डॉलर ना ख़रीदें कि डॉलर का रेट बढ़ जाए, 250-300 हो जाना, ऐसी कोई बात नहीं होनी। वक्ती तौर पर परेशानी ज़रूर रही है। अभी हम इंशाल्लाह, अभी तो गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं सारे। सर, आपके पास आए, आप तो इतने कागज मांग लेते हैं। ये मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के मुँह से लिख के देता हूँ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान ने 2024 में पेमेंटें करनी है, साल तो कोई पेमेंट ही नहीं है। मलिक साहब, आप हैरान होंगे, ज्वेलरों की दुकानों के बाहर रश लगा हुआ है। लोग वहां ज्वेलरी बनाने नहीं जा रहे, बिस्कुट लेने के लिए जा रहे हैं, या फिर आपको पता है अभी सिस्टम ये हो गया कि लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी दे रहे हैं, वो इन्वेंट्री में आ रही है, और जो बिस्कुट नए आए हुए हैं
वो बिस्कुट आवाम को जा रहे हैं, वो पिघल के ज्वेलरी बनेगी जो पुरानी ज्वेलरी है। जिसने सोना बेचा वो भी फायदे में, जिसने सोना खरीदा वो भी फायदे में। आप मुझे बताएं, लोगों ने डॉलर खरीदना छोड़ दिया, लोग बोल रहे हैं डॉलर कैसे खरीदें, इतने आप लोग कवायफ मांग लेते हैं, इतने कागज मांग लेते हैं, इतने डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, जितना बच्ची की शादी से पहले लड़के की इतनी तफ्तीश नहीं होती जितनी आप डॉलर देने से पहले बंदे की तफ्तीश करते हैं। बजा फरमाया हमारे, क्योंकि हमने बड़ी सख्ती कर दी है, बायोमेट्रिक होता है, उसकी वीडियो बनती है, उसकी आईडी देनी पड़ती है। गोल्ड में ये चीज़ें नहीं होती, तो अब सारा जो ब्लैक मनी है जितना पैसा है उसमें जा रहा है। लेकिन ये सारे रोएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान का डॉलर जो है गिरेगा, रुपया बढ़ेगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। वक्ती तौर पे 2-3 महीने के बाद देखें डॉलर का रेट कहाँ होगा। अभी हम लोग इंशाल्लाह बाहर भी जाएंगे। 98 में यही हालात थे, इससे बड़े बुरे हालात थे। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 400 मिलियन डॉलर के रिज़र्व थे। आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 12,000 मिलियन डॉलर के रिज़र्व में। पाकिस्तान कैसे डिफ़ॉल्ट कर सकता है? ये जो स्टेट बैंक के रिज़र्व हैं वो ठीक है 6 अरब डॉलर में, लेकिन जो बैंकों के रिज़र्व हैं वो भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद पाकिस्तान जो 10 अरब डॉलर तकरीबन लोगों ने घरों में रखे हुए हैं, 10 अरब डॉलर तकरीबन इम्पोर्टर ने बाहर रखे हैं, और 180 अरब डॉलर लोग बाहर के बैंकों में रखे हुए हैं। तो जो ही डॉलर वो तो खान साहब भी कहते थे पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। वो उनका एक वजीर भी कहता था 200 अरब डॉलर पाकिस्तान लाऊंगा, 100 अरब डॉलर यहाँ मारूंगा, 100 अरब डॉलर वहाँ। वो भी कुछ नहीं हुआ सर, कहाँ से आया वहाँ पर? देखो ये उस वक्त ही लाते हैं जब गिरते हैं। जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, जब तक गिरेगा नहीं, आप जो मर्जी इनको इंसेंटिव दे दें, जितनी मर्जी या पीलें करके लें, जितने मर्जी वास्ते दे दें, ये कौम नहीं बेचेगी। जिस दिन गिरना शुरू होगा ऐसे लगता है इनके घर से ज़खायर निकल आए हैं डॉलर के, ऐसे लेके घूमते हैं। तो मैं हम लोग इसी पे वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग बाहर जाएंगे और सिर्फ पाकिस्तानियों को इंसेंटिव देंगे। कोई ऐसा तरीका करें सर। हज उम्रा महंगा हो गया सर, हमने हज उम्रा महंगा हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस मुल्क के अंदर हज महंगा हो जाए वो कैसी इस्लामी रियासत, माजरत के साथ हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ, ये कैसी इस्लामी रियासत है जहाँ पे हज महंगा हो गया सर? देखो हुकूमत को कुछ चीज़ों पे देखो, हज उम्रे के अलावा जो बाहर यूरोप में लोग जा रहे हैं, तुर्की में लाखों लोग जा रहे हैं, यूरोप में लाखों लोग जाते हैं साल में। अल्लाह का खौफ करें यार, पाकिस्तान में कहीं घूम लें। इतना फॉरेन एक्सचेंज आप ज़ाया करते हैं, तो ये पैसे अगर बचा लें तो हमारे बासियत कौम भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना हम लोग। लेकिन उस पर कोई सोच नहीं, हम पेट्रोल नहीं सेव कर रहे, हम बिजली सेव नहीं कर रहे, हर चीज़ हम ज़ाया करते हैं। और काम करने का हमारा जो है, हमारी जो है सो लेबर है, इस वक्त दुनिया में इंडिया और बांग्लादेश की लेबर को बड़े खुशी से लिया जाता है। हमारी लेबर को इसलिए नहीं लिया जाता कि ये लोग काम नहीं करते। हरकतें सही नहीं है सर, खुल के बोलें आप तो मीडिया पे, आप छोड़ना नहीं। अब दुबई ने 32 टिकटों पे पाबंदी लगा दी है, पाकिस्तानी को अब नहीं लाने देंगे। शहरों से नहीं जा सकते लोग, कुछ शहरों का उन्होंने जिक्र किया ना। हाँ, वो 32 सिटी का उन्होंने कहा है। हमें भी तो बासियत को अपनी जिम्मेदारियां उठानी है और अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमारे नौजवान 70%। लेकिन मुझे समझ नहीं आई सर, ये क्या वहाँ पर रवैये और बिहेवियर की वजह से उन्होंने पाबंदी लगाई है? क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। आपको पता है बहुत सारे शहर हैं उसमें जहाँ से मैन पावर वहाँ जाती थी। हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए वो वहाँ सफ़ीर के तौर पे काम करें, अपना इखलाक और रवैया ठीक रखें। क्यों वो लोग हमें बहुत तरजीह देते थे माजी में, लेकिन अब देखें हमारी साख कैसी हो। उसमें 2-3 चीज़ें बहरहाल हमें ख़ुद अपना मुहासबा करना है। हुकूमत को भी चाहिए कि इन लोगों को जो है दुबई गवर्नमेंट से बात करे। अभी कतर की 2 लाख लोगों की मैन पावर की डिमांड आई थी, लेकिन हम 46,000 सिर्फ भेज सके। हमारे पास दुनिया भर में डिमांड है वर्कर की, स्किल्ड की, नॉलेज इकानमी की, लेकिन हम लोग पास जितनी भी लेबर है उसके अलावा हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं हैं। जो हैं तो वो बाहर चले जाते हैं। तो हुकूमत को इन चीज़ों पे भी गौर करना है, अपने नौजवानों को ट्रेनिंग देनी है, और उनको जो है आईटी और इस वक्त फ्री लांसर की बहुत डिमांड है। वो आपने पहले भी बताया था। आईटी में हम जितने तरक्की कर सकते हैं, डिजिटल इकानमी में बहुत कर सकते हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में बहुत सी अब तो टेक्नोलॉजी जी आ गई कि बैठे बिठाए आप घर पे काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। हमारे फ्री लांसर है 150, 200, 300 डॉलर से ज़्यादा इनकी आगे सोच ही नहीं है। वो काम जो कि इंडिया और कर रहा है वो हमने छोड़ ही दिए हैं। हमें वो उन पर जाना है, बड़ी टेक्नोलॉजी पे जाना है। और हमारे लोगों को अगर हम स्किल्ड कर लेते हैं तो बहुत बड़ी डिमांड है पाकिस्तान की। हर साल तकरीबन 10 लाख लोग जाते हैं, तो इसमें या 1 महीने में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज वापस आ जाता है। मलिक बोस्तान साहब, एक मेरी गुजारिश थी आपसे। बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि मुल्क जिस तरह से पेचीदा सूरत हाल के अंदर आ चुका है, सबसे ज़्यादा गरीब पिस रहा है। आपको पता है इस वक्त बता नहीं रहे ये लोग, लेकिन मुझे यकीन है कि गुर्बत की लकीर से ज़्यादा नीचे बहुत सारे लोग जा चुके हैं। आपके तवज्जुह से भी, आप भी बहुत फिलैंथ्रोपिक काम करते हैं, नेकी काम करते हैं, और भी आप जैसे बहुत सारी कारोबारी शख्सियात हैं जो ये काम करते हैं। लोगों के लिए अब खाने पीने के लिए भी ज़रूरियात की चीज़ें भी मौजूद नहीं। हुकूमत को भी इस बारे में आगाही दें। खुद तो आप लोग काम करते ही रहते हैं, लेकिन अब बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा,
क्योंकि माजी के अंदर आपको पता है कि इस तरह के हालात नहीं थे। अब लोगों के पास खाने को भी नहीं है मलिक बोस्तान साहब, और हमारे यहाँ दरमियाने तबके के मिडिल क्लास लोग जो हैं, यकीन करें, इस महंगाई के दबाव के नीचे पिस गए। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं दूँ, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आबादी पे हमें कंट्रोल करना होगा। ये एटम बम ऐसा कि पाकिस्तान को तबाह कर देगा। आप देखें, इस्लामाबाद पुलिस की वैकेंसी आई थी, आप सब ने पढ़ा होगा, 1.5 लाख लोगों ने कांस्टेबल के लिए, ग्रेजुएट, इंटर और एमए लोगों ने अप्लाई किया, 1.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन, और उसमें से 28 से 30 हज़ार लोग सिलेक्ट हुए हैं। और ये लोग इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से गए हैं, ग्वादर से, कश्मीर से, कोयटा से, पूरी हर शहर का, हर गांव का बंदा वहाँ गया है। और 28,000 बंदे कैंडिडेट थे, और इतने उनके साथ माँ बाप या बहन भाई, उसमें लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। तो गुर्बत का ये आलम है। कांस्टेबल की जॉब के लिए इतने लोगों का अप्लाई करना हमारे लिए, हुकूमत के लिए, सब के लिए बायस शर्म है। और हमारा अपना रोल, कारोबारी लोगों ने भी रोल अपना अदा करने हैं। देखो, हम अगर कैसीनो इकानमी में जाएंगे तो कारोबार नहीं होगा। इस्लाम इसलिए सूद को मना करता है, कारोबार पैसे जमा करने को इसलिए मना करता है कि आप कारोबार करें। जब आप कारोबार करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, जीडीपी आपकी बढ़ेगी। अगर पैसा आप डॉलर बना के रखते रहेंगे, बॉन्ड बना के रखते रहेंगे, गोल्ड खरीदते रहेंगे, प्रॉपर्टियाँ खरीदते रहेंगे, तो आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, वैल्यू एडेड नहीं होगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। और एक वक्त यही होगा, ये लोग, जब खुदा ना करे ऐसा वक्त है, ये लोग घरों से बाहर निकलें और पाकिस्तान के लिए और इस हालत के एलीट क्लास के गरबानों में इनका हाथ हो, उससे बचें और लोगों को रोज़गार दें और रोज़गार की तरफ आएँ और पाकिस्तान को बचाएं। आपका बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, ये बड़ा ही अहम मौजू था और मेरे ख्याल से अवाम की बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आप लोगों की जो भी चैलेंजेस हैं उनको कम से कम हम हाईलाइट कर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर। बाकी लोग शायद इस नोयत से नहीं कर रहे हैं, महंगाई का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन मैं आपकी तकलीफ़ जानता हूँ। आप लोग घर में प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपके किचन का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा। आप बेफिक्र रहें, आपकी बात टीवी के ऊपर और कोई करे ना करे, हम प्रोग्राम रुपया पैसा और चैनल अब तक पे करते रहेंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेंगे। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।